चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। देखिए नाम ही अपने आप में सब कुछ सजेस्ट करता है कि जो आपने पहले चार हेड पढ़े हैं दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजी और कैपिटल गेन्स, ऐसी इनकम जो उन चार हेड्स में टैक्सेबल नहीं है वो कवर अप होगी इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस में। बहुत ही सिंपल सा हेड है। एनी इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। अब ऐसी कौन कौन सी इनकम है? तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, लोन गिवन, अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है सेविंग अकाउंट में, एफडी में, तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है या आपने लोन दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपने एचपी में भी मेरे साथ पढ़ा था। अगर आपने कोई घर किराए पे लिया और किराए पे लेके उसे आगे किसी को किराए पे दे दिया तो सब लेटिंग से जो रिसीट्स आती है वो अदर सोर्सेज में चार्जेबल होती है। लॉटरी, पजल, कार्ड गेम, हॉर्स रेसेस या इसके अलावा कोई भी गैम्बलिंग, बेटिंग नेचर की इनकम है वो आपका अदर सोर्सेज में आती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो भी आपने सिक्योरिटीज ले रखी है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो अदर सोर्सेज में है। हाँ, अगर वो आपके स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है, आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो आपकी पीजीबीपी इनकम होगी। रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, अगर आपने अपने बिजनेस का कोई प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर रेंट पे दिया तो उससे जो रेंटल इनकम आ रही है वो आपके लिए अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस ही यही है प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर को लेट आउट करना और उसी से आप कमाते हैं तो फिर वो पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि अदर सोर्सेज में तब आएगी जब वो पीजीबीपी नहीं है। सपोज आज पे कोई जेसीबी मशीन है, ठीक है, और वो आप उसे रेंट पे ही चढ़ाते हैं और वही आपका इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर वो पीजीबीपी में। बट सपोज आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने अपनी एक जेसीबी मशीन खरीद रखी है, कभी किसी को जरूरत पड़ जाती है तो आप किराए पे भी दे देते हैं, तो वो जो किराया आ रहा है फिर अदर सोर्सेज में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका मेन मकसद किराए की इनकम खाना नहीं है, मेन मकसद पर्सनल वो बिजनेस यूज के लिए उस मशीन को यूज करना है। वो जब सरप्लस अवेलेबल होती है तब आप उसे लेट आउट कर देते हैं। एडवांस मनी फॉरफिटेड, कैपिटल गेन्स में पढ़ा था कि अगर आपको किसी ने टोकन मनी दिया और वो फुल पेमेंट नहीं कर पाया, आप उसकी एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद जो भी एडवांस मनी फॉरफिट होती है वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है, हम देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, तो इंटरेस्ट अगर मिलता है तो 50% डिडक्शन के साथ रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है 57 में। ये हमने कैपिटल गेन्स में भी देखा था। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी लगेंगी, यदि ये तो देखा हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन अगर आती है तो एक डिडक्शन मिलती है सेक्शन 57 में 1/3 ऑफ पेंशन या 15,000 विच एवर इज लेस। इस डिडक्शन के बाद जो अमाउंट है वो आपका टैक्सेबल होता है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, जो शेयर्स पे अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज। अभी हम इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे डिविडेंड में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 में सब क्लॉज ए से लेके ई तक 5 तरह के डिविडेंड हैं, वो हम सारे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर है किसी भी तरह की तो वो भी अदर सोर्सेज में कवर अप है। इंडिया की लैंड है उस पर एग्रीकल्चर इनकम है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, डायरेक्टर सिटिंग फीस अदर सोर्सेज में आती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड मिलने में आपको देरी हुई, उस पर इंटरेस्ट मिला तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम माना जाएगा। गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी अदर सोर्सेज में, अगर आपको गिफ्ट्स मिले कैश में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये सारा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए गए हैं, अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर ही लेते हैं। आइए जरा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B क्या कहता है? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी, अब क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन है? अगर सरल अक्षरों में बोलूं तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है प्राइवेट कंपनी, जिसकी टेक्निकल डेफिनेशन इन्होंने दी है कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ऐसी कंपनियों को छोड़ के जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मतलब पब्लिक कंपनियों को छोड़ के सारी कंपनी प्राइवेट कंपनी मोटी मोटी बसती हैं। तो अगर वो शेयर इशू करती हैं टू एनी रेजिडेंट शेयर होल्डर, किसी इंडियन रेजिडेंट को ऑन प्रीमियम, देन जो टैक्सेबल इनकम है वो कैसे निकलेगी? इशू प्राइस ऑफ शेयर माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर। मतलब बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए, ठीक है, उसे हमने इशू किया, इशू प्राइस था उसका सपोज 20 रुपए, और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 18 रुपए।
सबसे पहले आप ये देखो क्या इसे प्रीमियम पे इशू किया गया है? एट प्रीमियम। भाई 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 20 में गया तो प्रीमियम पे गया है, यस और नो? प्रीमियम पे है या नहीं वो हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर होगा। अब टैक्सेबल इनकम किस तरीके से निकलेगी? जो भी फेयर वैल्यू और इशू प्राइस के बीच में डिफरेंस है, मतलब इशू प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। तो 20 रुपए में आपने इशू किया जबकि फेयर वैल्यू इसकी 18 रुपए थी, तो कितनी आ गई? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए जो एक्सेस कंपनी को मिला, ये कंपनी की इनकम मान ली जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरीका बन गया था प्राइवेट कंपनीज के अंदर। लोग क्या करते थे, उनकी ब्लैक मनी पड़ी है, अब क्या करा, एक कंपनी फॉर्म करी, उस कंपनी के शेयर्स लिए। अब इशू प्राइस कौन डिसाइड करेगा प्राइवेट कंपनी में? डायरेक्टर। और डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी बनाता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन प्राइवेट कंपनी। तो क्या करते थे, जानबूझ के हायर प्राइस पे शेयर इशू किए, सो दैट पैसा जो है कंपनी के अंदर वाइट में चला जाए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगर इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो वो कंपनी के लिए टैक्सेबल इनकम बना दी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, लेकिन ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा कब? अगर कोई कंपनी नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, या कोई वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है जिसको फंड्स मिल रहे हैं वेंचर कैपिटल कंपनी से या वेंचर कैपिटल फंड से या किसी स्पेसिफिक फंड से। अब स्पेसिफिक फंड का मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखिए आप इतना समझिए बस कि स्पेसिफिक फंड का मतलब है कि कोई भी फंड जो इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में, जिसको रेगुलेट कर रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है एज कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये जो बात है आपके डोमेन से बाहर है, तो इसको जस्ट एक रेफरेंस की तरह आप लीजिएगा, और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि एग्जाम में इतना टेक्निकल वर्ड वो आपसे पूछे। स्पेसिफिक फंड में आपको रखना है कि बस वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए इंडिया में और रेगुलेटेड बाय सेबी होना चाहिए। इसको नोट्स में लिख लीजिए, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने, इसको देखते हैं। फेस वैल्यू है 200 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू है 220, इशू प्राइस है 230। देखो फेस वैल्यू और इशू प्राइस सबसे पहले देखो, प्रीमियम पे है, जी हाँ प्रीमियम पे है। तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल इनकम होगा। तो कितना होगा? 230 माइनस 220, 10 रुपए, यस और नो? और ये आपका जो रुपीज इन लाख है, नहीं लिखा हुआ इसमें, बहुत बढ़िया, लिख देना रुपीज इन लाख है ये, ठीक है? तो यहां पर हैंस रुपीज 10 लाख शेल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रोविजन आपको पूरे लिख के आने, और इसी तरीके से एक बार प्रोविजन लिख देंगे, उसके बाद सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। 200 इशू किया 220 में, प्रीमियम पे है। अब इशू प्राइस 220 है, एफएमवी 230 है। देखो इशू प्राइस ज्यादा होगा तभी टैक्सेबल इनकम निकल सकती है, क्योंकि फॉर्मूला इज इशू प्राइस माइनस एफएमवी। 230 की चीज 220 में थी तो इनकम नहीं है, 230 की चीज 230 में ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो इनकम मानी जाएगी कंपनी की। तो इसमें कोई भी चीज यहाँ पे टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी। 200 का शेयर 198 में दिया, अब यहाँ तो प्रीमियम पे ही नहीं दिया। पहली कंडीशन ही यही थी कि जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू होना चाहिए, यस और नो? तो यहाँ पे कोई टैक्सेबल इनकम का मतलब ही नहीं होता। 200 का चीज 210 में दी, एफएमवी कितना 190, तो 210 माइनस 190, 20 लाख रुपए जो है वो इनकम मान ली जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ में आई बात? इसको आप फटाफट कर लीजिए। तो आपने देखा कैसे क्लोजली हेल्ड कंपनीज के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो निकाली जाती है। चलिए बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 3 तरह की कंपनियां होती हैं, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी हम उसको कहते हैं जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 या उससे पहले किसी एक्ट में। मतलब कंपनी एक्ट में अगर हिंदुस्तान में कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो इंडियन कंपनी है, या एनी लॉ ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, किसी कानून के हिसाब से अगर कोई कंपनी बनी है तो वो भी इंडियन कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है? या तो इंडियन कंपनी, हर इंडियन कंपनी को हम डोमेस्टिक कंपनी कहेंगे। अदर देन इंडियन कंपनी मतलब जो हिंदुस्तान के कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं बनी, उसको भी डोमेस्टिक कंपनी कहा जा सकता है अगर उसने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। मतलब कोई विदेशी कंपनी है लेकिन उसके शेयर होल्डर्स इंडिया के हैं और उसने ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि जो इंडियन शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर डिविडेंड मिले, तो
ऐसी विदेशी कंपनी को भी हम इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। फॉरेन कंपनी नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। जनरली बच्चे समझते हैं इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी सेम होती है, जी हाँ, लेकिन डोमेस्टिक कंपनी का स्कोप वाइडर है। अदर देन इंडियन कंपनी भी डोमेस्टिक हो सकती है, मतलब कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है, प्रोवाइडेड उसने डिविडेंड पेमेंट के अरेंजमेंट्स इंडिया में कर रखी हो। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 22 में डिविडेंड का मतलब डिफाइन किया गया और 5 सब क्लॉजेस में ए से लेकर ई तक जो है डिविडेंड का मतलब बताया गया कि ए, सब क्लॉज बी, सी, डी और ई में। डिविडेंड इंक्लूड्स डीम डिविडेंड एज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 22। अब ये क्या कहता है, एज पर दिस सेक्शन डिविडेंड इंक्लूड्स, देखिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कई बार थ्योरी पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स दे रही है इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश या कोई उन्होंने असेट वर्ड यूज किया, तो जरूरी नहीं है कि कैश में दे या बैंक बैलेंस ही ट्रांसफर करे, हो सकता है बिल्डिंग दे दे, हो सकता है फर्नीचर दे दे, कुछ भी दिया जा सकता है, बट जनरली कैश या बैंक बैलेंस ही डिविडेंड फॉर्म में होता है। कब दे रही है, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो ईयरली बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है या पे किया जाता है, या इंटीरियम डिविडेंड जो पे किया जाता है, ये कवर अप होता है सब क्लॉज ए से, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ए। या ऑन लिक्विडेशन दे रही है, ये कवर होता है क्लॉज सी से। सर बी कहाँ गया, वो अगले उसमें अभी आपको बताता हूं। या दे रही है ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, दैट इज एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये आपको अच्छे से पता होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं, ये आता है सब क्लॉज टी में। तो अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को असेट्स दे रही है एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स या लिक्विडेशन पे एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरली कैश या बैंक ही होता है, बट इसके अलावा कुछ है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो जो है डिविडेंड मान लिया जाएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट डीम्ड एज डिविडेंड, बोनस शेयर्स अगर इशू किए गए हैं तो उसे डिविडेंड नहीं माना जाता, ये बड़ा क्लियर है। तो सब क्लॉज ए सी डी क्या कहता है कि अगर आपने असेट्स, देखिए कल दिन एग्जाम में आ गया आपको कैसे लिखना है, डिविडेंड इंक्लूड डीम डिविडेंड एज गिवन इन सेक्शन 222, पॉइंट नंबर 1, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस विल बी पॉइंट ए। फिर आपको अलग से पॉइंट बी तो यहाँ पर है, फिर सी बनाना है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, पॉइंट नंबर डी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कर दी ना गलती आप लोगों ने, फेयर मार्केट वैल्यू, तो कैसे बनेगी लाइन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of asset by a company to its shareholder in the normal course of business, this will be the complete line, ध्यान रखा करो, समझ में ही बात। सेम वे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन, और ऐसी पॉइंट नंबर डी। तो मैंने आपको कंसाइज में बता दिए 3 पॉइंट्स, आपको याद करने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स या बोनस शेयर्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखो इशू ऑफ बोनस शेयर इज नॉट डीम्ड एज डिविडेंड इन केस ऑफ इक्विटी, बट हाँ बोनस शेयर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, या डिवेंचर्स दिए हैं या डिवेंचर स्टॉक्स दिए हैं, तो वो 222 बी के अंदर जो है कवर अप होता है, समझ में ही बात। तो 4 सब क्लॉजेस में क्या है वो आपको समझ में आ गया। 222 ए से लेके डी तक जो भी डिविडेंड आपने पढ़ा ए बी सी डी में, अगर इनमें से कोई भी चीज दी गई है, टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स में P&L दिख रहा है 20 लाख का, कैपिटल रिजर्व दिख रहा है 8 लाख का, तो 28 लाख रुपए तक हम कहते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ विच कंपनी पोजेसेस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये कंपनी की एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, इंक्लूडेड कैपिटलाइज किया है नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 28 लाख माना जाएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। अब सपोज एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय अ कंपनी टू शेयर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कंपनी ने कोई बिल्डिंग दे दी अपने एक मेजर शेयर होल्डर को जिसकी मार्केट वैल्यू थी 40 लाख रुपए,
तो इसमें डिविडेंड अमाउंट जो है वो सिर्फ 28 लाख माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो 28 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वो 28 लाख तक ही है। बाकी 12 लाख का क्या होगा अभी हम उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 40 लाख की बिल्डिंग दे दी तो डिविडेंड अमाउंट सिर्फ 28 लाख है। क्योंकि देखिए डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब आपके प्रॉफिट ही 28 लाख तक के हैं तो हम डिविडेंड जो है 28 लाख से ऊपर का नहीं मान सकते। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये बात लिख दी गई, टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोसेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे वो कैपिटलाइज हुए हैं या नहीं। समझ में आई बात? ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स क्लियर हैं? श्योर। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एग्जाम में 4 नंबर से कम आपको देखने को नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। फिर 222E क्या कहता है? लोन्स और एडवांसेस बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती। बेसिकली जितनी प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं वो जो है क्लोजली हेल्ड कंपनी कहलाती है। अब क्या है ये? अगर कोई क्लोजली हेल्ड कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है, कोई भी शेयर होल्डर है उस पर 10% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है उस कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी में, और ऐसी कंपनी, बड़े ध्यान से समझना, ऐसी कंपनी लोन देती है। किसको देती है? सीधे शेयर होल्डर को, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें ये शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या टू एनी पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, किसी भी पर्सन को इस शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए कोई भी लोन्स या एडवांस दिया जाता है तो उसको भी जो है डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, यहां पे ना ये एरो ठीक कर लेना, इससे कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ये दोनों एक ही तरफ एरो जा रहे हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब यहां पर 20% और मोर वोटिंग राइट है। ठीक है, इसके अंदर देखिए यहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं लिखा है, यहां लिखा है वोटिंग पावर होनी चाहिए 10% या उससे ज्यादा। तो यहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वर्ड नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब चाहिए? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर जिसमें इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या। सपोज एक बड़े ध्यान से समझना, लोगों ने टैक्स प्लानिंग कैसी करनी शुरू की। मिस्टर ए है, अब क्लोजली हेल्ड कंपनी है से उनकी ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इन्हीं की एक दूसरी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसमें मिस्टर ए जो है इनका 50% शेयर है। अब इस कंपनी की कमाई हुई तो मिस्टर ए को क्या मिलना था? डिविडेंड मिलना था। तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने इस कंपनी से ABC प्राइवेट लिमिटेड से XYZ प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिलवा दिया। ठीक है, और यहां पे इनकी खुद की हिस्सेदारी है। अब हो सकता है XYZ प्राइवेट लिमिटेड लॉसेस में चल रही हो या कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो, डिविडेंड इन्होंने खुद नहीं लिया, उन्होंने क्या किया, जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है उससे लोन दिलवा दिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, फंड यहां ट्रांसफर करवा दिया। तो उन्होंने यही चीज पकड़ी और ये लोगों ने बहुत करना शुरू कर दिया था। एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है ये, बड़ी क्लियर सफेद, मतलब इसे आप देखेंगे जब प्रैक्टिस में जाएंगे, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करेंगे आप प्रॉपर, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि लोग कैसे प्लानिंग करते हैं और ये गलत तरीके है। भाई कंपनी कमा रही है, आप डिविडेंड दो ना सीधे शेयर होल्डर को। अब इसलिए नहीं देते क्योंकि उस पर कंपनी को अच्छा खासा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, जो भी हम पढ़ेंगे। तो इस कंपनी को पैसा टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए वो क्या करती है, दूसरी लोन फॉर्म में वही पैसा किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, जो कि एक फेक कंपनी होती है या जो सिर्फ लॉसेस दिखा रही होती है, ताकि वहां से इजीली पैसा विड्रॉ किया जा सके और टैक्स बचाया जा सके। समझ में आई बात? लेकिन इसमें भी वही बात है, टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। समझ में आई बात? श्योर। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर, ये दे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहाँ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात नहीं है और ये एरो ऐसे। ठीक है, तो 5 तरह के डिविडेंड ABCDE, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, बेसिकली गैम्बलिंग इनकम जितनी भी है। सेक्शन 115PP ये टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 30% फ्लैट
और आपको मैं बताऊं जो विनिंग्स हैं वो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, कोई डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर का नहीं मिलेगा। सपोज आपने लॉटरी खरीदी और लॉटरी खरीदने में आपका एक्सपेंस आया 1 लाख रुपए का, आपकी लॉटरी लग भी गई, आपको इनकम हुई 50 लाख रुपए की, तो जो आपको लॉटरी खरीदने का 1 लाख का एक्सपेंस आया है उसका कोई डिडक्शन नहीं है। आपको जो रिसीट्स आई हैं 50 लाख, इस पे फ्लैट 30% टैक्स देना है। नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, फ्लैट रेवेन्यू विल बी टैक्सेबल। और यही मैं आपको इसके टीडीएस से रिलेटेड पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए टीडीएस कोई नई चीज, वैसे एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन जितना मेन टीडीएस है वो हेड्स में ही कवर हो जाता है, उसको हमें कोई अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, मतलब हॉर्स रेसेस को छोड़ करके, उस पर फ्लैट टीडीएस होता है 194 बीबी में एट द रेट ऑफ 30%। और हॉर्स रेसेस की अगर इनकम हुई है तो जहां से भी आपकी हॉर्स रेसेस की इनकम हुई है वो आपका टीडीएस काटेगा 30% से अंडर सेक्शन 194 बी। रेट सेम है, बस सेक्शन का डिफरेंस हो जाता है, 194 बी है, यहाँ 194 बीबी है। लेकिन टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा की होगी। अगर 10,000 से कम की इनकम है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब सपोज बड़े ध्यान से समझना, वो कहता है आपको रिसीट फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, वो इस तरीके से लिखता है 70,000। तो आप ये चीज समझिए कि आपका 30% तो टीडीएस ही कटा होगा। तो आपको जो इनकम अपनी रिटर्न में दिखानी होती है, देखो रिसीट है 70,000 की, 70,000 आपको मिले, मतलब आपकी इनकम जो है वो जेन्युइनली 70,000 नहीं हुई, वो आपकी हुई 70,000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो भी आपका टीडीएस रेट है, ठीक है, इंटू 100, मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, आपकी जो इनकम हुई वो 1 लाख रुपए हुई। मतलब आपको अपनी ग्रॉस इनकम निकालनी है भैया, 1 लाख इनकम हुई तब जाके 70 मिले, 30% टीडीएस कटा होगा। तो अपनी रिटर्न में तो इनकम आप 1 लाख दिखाओगे। उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, जिस भी इनकम पे टीडीएस कटता है तो जो भी आपको रिसीट हुई है उसको 100 माइनस जो भी आपका टीडीएस रेट है उससे माइनस कर दीजिए और इंटू कर दीजिए 100। समझ में आई बात? श्योर। सेम वे इंटरेस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज यहाँ पे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला तो उस पर टीडीएस लगता है 10% अगर वो एक्सीड करता है 5,000 से ज्यादा। समझ में आई बात? श्योर। लेकिन एक चीज यहाँ पे अगेन समझने वाली है कि अगर आपको नेट अमाउंट गिवन है तो उसे आपको ग्रॉस अप करना है, नेट इंटरेस्ट 100 माइनस टीडीएस रेट इंटू 100। ये सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई भी कंपनी जो कि सेंट्रल, स्टेट या एक्ट से एस्टेब्लिश हुई है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक चीज, नो टीडीएस इज डिडक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम 7.75 सेविंग्स बॉन्ड 2018, इस पे जो है आपका टीडीएस कटेगा, टीडीएस इस पे आपका कटेगा। समझ में आई बात? इफ द इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000, और वो भी कब? जब ये 10,000 से ज्यादा होगा। इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 7.75 सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 है, उस पे इंटरेस्ट मिला, तो पहली चीज 10,000 से ज्यादा मिला तभी टीडीएस कटेगा। और ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर ने बोला था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इनका इंटरेस्ट मिलता है उस पे तो टीडीएस नहीं कटता, लेकिन 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स पे टीडीएस कटता है। समझ में आई बात? श्योर। और ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालना है? सेम। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के ऊपर। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आपका बताता है कि गिफ्ट के ऊपर किस तरीके से टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कैश गिफ्ट मिलते हैं और इन कैश गिफ्ट की एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात बताई सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ने। पहली चीज हम देख रहे हैं यहां पर कैश गिफ्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए, इनको 3 जगह से गिफ्ट मिला। सपोज एक जगह से 10,000 रुपए मिले, एक जगह से 25,000 और एक जगह से 35,000। अब यहां पर देखिए मिस्टर ए को
कहीं भी 50,000 से ज्यादा नहीं मिला है। लेकिन आप क्या चेक करेंगे, एग्रीगेट बेसिस पर क्या मिस्टर ए को 50,000 से ज्यादा के कैश गिफ्ट मिले हैं। अगर 50,000 से ज्यादा के मिले हैं तो उनका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है, 3 2 5 6 7। तो यहां पर ये पूरा का पूरा 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ध्यान रखेंगे एग्रीगेट वर्ड, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। इसी तरह देखिए बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिल रही है विद कंसिडरेशन, अब आप कहेंगे कि विद कंसिडरेशन है तो गिफ्ट कैसे हुआ। देखिए सपोज प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपने 1 लाख रुपए पे किया इसके लिए, तो ये जो 9 लाख रुपए का आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है ना, ये गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। तो यहां पर आप टैक्सेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो क्या कहा देखिए लॉ ने, टैक्सेबल इफ डिफरेंस बिटवीन स्टैंप वैल्यू एंड कंसिडरेशन एक्सीड 50,000 रुपीज और 10% ऑफ कंसिडरेशन। देखिए रीसेंट अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट आपकी, ये पहले ये 10% नहीं 5% हुआ करता था, अब 10% कर दिया गया है, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच एवर इज हायर। अब देखिए इसी एग्जांपल में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए 10% ऑफ कंसिडरेशन, कितना है कंसिडरेशन 1 लाख, तो इसका 10% हो गया आपका 10,000। तो 10,000 और 50,000 विच एवर इज हायर, यानी कि यहां पर आप क्या देखेंगे 50,000, और डिफरेंस आपका अगर इस 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंस कंसिडरेशन और वैल्यू के बीच में कितना है आपका 9 लाख रुपीस का, तो यहां पर ये 9 लाख रुपीस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप स्टैंप वैल्यू को चेक करेंगे। हम सपोज करते हैं कि स्टैंप वैल्यू प्रॉपर्टी की यहां पर 10 लाख है, और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप ये इंडिविजुअल बेसिस पर चेक करेंगे। सपोज मिस्टर ए के केस में अगर इन्हें 2 या 3 जगह से प्रॉपर्टी मिलती, तो हर एक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप स्टैंप वैल्यू चेक करेंगे और स्टैंप वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच के डिफरेंस को इस पॉइंट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। इसी तरह अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिलती है, यहां पर तो कुछ पे किया था, सपोज यहां पे कुछ भी नहीं पे किया, तो अगर स्टैंप वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 से, तो पूरी की पूरी स्टैंप वैल्यू यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी। अब अगर हम इसी एग्जांपल को यहां पर लें तो देखिए प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू हमने अज्यूम करी थी 10 लाख रुपीस, और ये 10 लाख 50,000 से ज्यादा है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में विदाउट कंसिडरेशन यहां पर टैक्सेबल इनकम बन जाएगी मिस्टर ए के लिए 10 लाख रुपीस। ध्यान रखेंगे 50,000 से एक्सीड करती है तो पूरी की पूरी स्टैंप वैल्यू आप इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में गिफ्ट के तौर पर टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, ये हो गई विदाउट कंसिडरेशन, बहुत सिंपल। इसी तरह बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं है। एक छोटी सी चीज क्या ऐड करेंगे आप यहां पर, फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में स्टैंप वैल्यू नहीं फेयर मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी। अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपकी 50,000 से एक्सीड करती है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान रखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है, स्टैंप वैल्यू नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन अगर मिल रही है तो बहुत सिंपल है। देखिए टैक्सेबल इफ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो इंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सपोज मूवेबल प्रॉपर्टी है 9 लाख रुपीस की, 1 लाख रुपीस पे किया गया, तो 8 लाख रुपीस ये आपका 50,000 से ज्यादा है, तो पूरा का पूरा 8 लाख आपका यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप एग्रीगेट बेसिस पर चेक करेंगे, मतलब अगर मिस्टर ए को 3 अलग अलग जगह से मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है तो आप तीनों प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू को ऐड करके इस 50,000 से कंपेयर करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देखिए आप इंडिविजुअल बेसिस पे चेक करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आप एग्रीगेट बेसिस पर चेक करेंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन और मूवेबल प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन में एक चीज सिमिलर क्या है कि दोनों ही जगह पर इंटायर डिफरेंस जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड करता है। तो इस पूरे के पूरे चार्ट को इसी तरीके से बनाइए और नोट कीजिए। आइए चलते हैं आगे, कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे बात करते हैं। स्टैंप वैल्यू to be considered on the date of agreement, not date of registration, if some amount is paid by mode other than cash on or before the date of agreement। क्या कहा इस पॉइंट की मदद से, देखिए कि स्टैंप वैल्यू
आप किस दिन की लेंगे? डेट ऑफ एग्रीमेंट की, अगर कुछ अमाउंट पे किया गया है बैंकिंग चैनल के थ्रू। देखिए इस पेड अमाउंट इज पेड बाय मोड अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा जितने भी मोड्स हैं आपके बैंकिंग के, उन मोड्स के थ्रू अगर पेमेंट की गई है तो स्टैंप वैल्यू आप डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे। लेकिन अगर कैश में पे किया गया तो आप कौन सी लेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैपिटल गेन में भी आपने यही बात पढ़ी थी, देखिए कि अगर कुछ अमाउंट बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया गया है तो जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ है उस दिन आप स्टैंप वैल्यू कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कैश में पे किया गया है तो आप स्टैंप वैल्यू किस दिन की लेंगे? जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट एओ में रेफर द केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। देखिए अगर स्टैंप वैल्यू की रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्यूट आ जाता है असेसी और एओ के बीच में, तो उस केस में एओ के पास ये पावर है कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर दे सो दैट करेक्ट स्टैंप वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपका यहां पर आपने देखिए बात करी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो अब आपको लॉ बताता है कि यहां पर इस प्रॉपर्टी शब्द का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं सभी को यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए क्या कहा लॉ ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए प्रॉपर्टी मींस, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग और बोथ आती है, इसके साथ साथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन। ये है आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। मतलब इन्हीं चीजों के रिस्पेक्ट में आप यहां पर देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी को कंसिडर करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो सिर्फ लैंड और बिल्डिंग और बोथ ही आएगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ये देखिए ये सारी चीजें बता दी गई आपको। तो एग्जाम में देखिए अगर वर्ड कार लिखा होता है, मोटर बाइक या फिर मशीनरी या इसके अलावा कोई और मूवेबल एसेट जो यहां पर मेंशन नहीं है, तो आप उसके ऊपर इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी कंप्यूट नहीं करेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस। अब क्या मतलब है इसका एक्सेप्शन का? इसका मतलब है कि किन केसेस में गिफ्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। नो टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। पहला केस हमारा यहां पर फ्रॉम रिलेटिव्स, मतलब रिलेटिव से आपको जितने भी गिफ्ट मिलेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पर लॉ ने देखिए रिलेटिव को भी डिफाइन किया गया है, अभी थोड़ी देर में हम रिलेटिव की डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे। ऑन मैरिज, शादी के ऊपर अगर कोई गिफ्ट मिलता है किसी इंडिविजुअल को तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। अंडर अ विल और हेरिटेंस, विल में कोई गिफ्ट मिलता है, नो टैक्सेबिलिटी अराइजेस। लोकल अथॉरिटी से मिलता है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, 12A, 12AB, ये सभी आप फाइनल्स में देखेंगे सेक्शंस। इंक्लूडिंग ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, यहां से कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। स्पेसिफाइड मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहां से भी गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। स्पेसिफाइड ट्रांसफर ऑन सेक्शन 47, सेक्शन 47 के अंदर जो ट्रांसफर बताए गए हैं उनके माध्यम से अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वहां पर भी टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एग्जाम में इन दो के ऊपर ज्यादातर पूछी जाती हैं चीजें, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। आगे चलते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में कि रिलेटिव का क्या मतलब है। ये देखिए अब रिलेटिव में कौन कौन होंगे। स्पाउस, स्पाउस का मतलब क्या है? अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड के केस में स्पाउस हो जाएगा वाइफ, और वाइफ है तो वाइफ के केस में कौन हो जाएगा? हस्बैंड। तो पहली चीज रिलेटिव की डेफिनेशन में ऐड करी गई स्पाउस को। साथ ही साथ देखिए क्या कहा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस। अब देखिए हस्बैंड है तो वाइफ उनकी स्पाउस हुई, और फिर क्या कहा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, यानी कि वाइफ की जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी इंक्लूड किए गए रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर। आगे क्या कहा, स्पाउस ऑफ सच ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब वाइफ की जो ब्रदर और सिस्टर हैं इनकी स्पाउस को भी ऐड किया जाएगा रिलेटिव की डेफिनेशन में। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, रिलेटिव में आते हैं आपके पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ साथ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ सच पेरेंट्स, मतलब जैसे पिताजी हैं तो पिताजी के बड़े भाई यानी कि ताऊ जी, छोटे भाई चाचा जी, ये हो गए ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। साथ ही साथ क्या ऐड किया गया, स्पाउस ऑफ सच ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब अगर चाचा जी हैं तो चाची जी, ताऊ जी हैं तो ताई जी, ये ऐड हो गए आपके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। अगर माता जी हैं तो माता जी के रिस्पेक्ट में देखिए क्या हो जाएगा, आपकी मासी, मामा, और स्पाउस ऑफ सच ब्रदर एंड सिस्टर मतलब मामी जी, मौसा जी, ये भी इंक्लूड हो गए। इसी तरह देखिए थर्ड पॉइंट में बताया गया लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट। देखिए असेंडेंट का मतलब हो जाएगा यहां पर अपवर्ड,
और डिसेंडेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डाउनवर्ड। तो अगर हम बात करें असेंडेंट की, जैसे कि इंडिविजुअल के केस में फादर, फादर के ऊपर कौन आ जाएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से ऊपर आप जाएंगे तो आ जाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरीके से। और डिसेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडिविजुअल के केस में सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। ये हो गया देखिए आपका लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट का मतलब। अब इसके साथ साथ क्या ऐड किया गया, देखिए इंडिविजुअल स्पाउस, स्पाउस ऑफ सच लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। मतलब यहां पर देखिए फादर है जैसे तो माता जी, दादाजी हैं तो दादी जी, इस तरीके से यहां पर देखिए सन, ग्रैंडसन, पोता, पोते के बाद परपोता, और इनकी स्पाउस को यानी कि यहां पर इनकी वाइफ को भी इंक्लूड किया गया। एचयूएफ के केस में रिलेटिव कौन हो जाता है, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो देखिए ये सभी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो इस चार्ट को आप बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है देखिए रिलेटिव की, और एक्सेप्शन का खास ध्यान रखेंगे। रिसेंट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है आपका सेक्शन 12AB फाइनेंस एक्ट 2020 से। उससे पहले ये 2 सेक्शंस हुआ करते थे। फाइनल पे आप इन सेक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि ट्रस्ट अगर 12A, 12AA, 12AB वाली है, यहां से कोई गिफ्ट मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। रिलेटिव से मिलता है, मैरिज पे मिलता है तो टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। तो इन सभी पॉइंट्स को एज इट इज नोट कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पर खासी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू भी आ सकता है इसके ऊपर, तो इन सभी चीजों को नोट करके रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर सेक्शन दिस। अंकित HUF received 1,75,000 in cash from niece of Ankit, that is daughter of Ankit's sister. अंकित की बहन की बेटी ने 1,75,000 रुपए दिए। अंकित जो है वो करता है HUF का। तो देखिए बहन की बेटी HUF का पार्ट नहीं होती, तो फिर ये पूरा का अमाउंट टैक्सेबल है, वो रिलेटिव कैटेगरी में नहीं आती। देखिए HUF में क्या होता है, इमीडिएट बंदे आते हैं, मतलब पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए। सिस्टर की डॉटर HUF का पार्ट नहीं है, तो ये आपका टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा। निकिता मेंबर ऑफ फादर HUF, साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी टू द HUF विदाउट कंसिडरेशन। तो देखिए निकिता जो है वो HUF की मेंबर है, और मेंबर ऑफ HUF से कुछ भी मिले वो बेसिकली टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जेम्पशन में कवर है। हमने देखा था गिफ्ट जो है अगर रिलेटिव से मिले तो ये नॉन टैक्सेबल है। मिस्टर रक्षित रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, शेयर्स प्रॉपर्टी में आते हैं, यस और नो। ए लिमिटेड से मिले ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड एज ए गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ 25th मैरिज एनिवर्सरी। FMV थी 120 रुपए, तो 100 इंटू 120 हो गया कितना, 12,000। He also received jewelry worth rupees इतना from his nephew on the same day. 45,000 रुपीज की ज्वेलरी भी मिली। ज्वेलरी भी जो है आपका प्रॉपर्टी में आती है, और देखो दोनों जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो एग्रीगेट बेसिस पे देखना है हमें। 45 + 12 कितना हो गया, 57,000। एग्रीगेट बेसिस पे पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 25th एनिवर्सरी की कोई एग्जेम्पशन नहीं होती भाई, मैरिज की होती है। ये दोनों हर साल शादी की सालगिरह पे आपको एग्जेम्पशन देंगे। राकेश HUF गिफ्टेड अ कार, अब कार है प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब वो प्रॉपर्टी नहीं है तो टैक्सेबल का तो मतलब ही नहीं उठता, नॉन टैक्सेबल। देखिए सॉल्यूशन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल 57, नॉन टैक्सेबल निल, रीजनिंग सब लिखी हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन 10 नंबर तक के एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और आपने किया हुआ तो आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी अभी तक आपने टैक्स किया है उसकी एक छोटी सी रिवीजन कह सकते हैं। मिस्टर कुमार गिफ्टेड अ कार टू हिज सिस्टर्स सन फॉर अचीवमेंट ऑफ गुड मार्क्स। कुमार ने सिस्टर के सन, तो रिलेटिव तो है, फॉर गुड मार्क्स, और बट लेकिन एक चीज क्या गिफ्ट करी, कार। कार इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, यस और नो, आप देख सकते हैं। कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद मिस्टर इन अ मेंबर ऑफ फादर्स HUF ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी टू द HUF विदाउट कंसिडरेशन। HUF से के मेंबर से कुछ भी मिले कोई टैक्सेबिलिटी उस पर नहीं होती, ठीक है, रिलेटिव। एंड विदाउट कंसिडरेशन
इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप। ठीक है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। Same way, second Mr. A received advance of this against the sale of his house. However, due to non-payment of installment, the contract cancelled and the amount is forfeited. तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सुनो, ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा है, कैपिटल गेन में भी देख लिया। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का, और देखो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। ABC प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड कंपनी 10,000 शेयर 130 रुपये, फेस वैल्यू थी 100, तो प्रीमियम पे है। फेयर मार्केट वैल्यू 120 रुपये, तो जो डिफरेंस है 130 माइनस 120 दैट इज 10 रुपये, और 10,000 शेयर, ये कंपनी की इनकम मान ली जाएगी 1 लाख रुपए। कहाँ गया भाई, इंटू 10,000, 1 लाख रुपए कंपनी के हाथ में टैक्सेबल। तो देखो इस तरह के फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं और फिर भी आप ना लें तो गलत बात है। फटाफट ये 2 क्वेश्चन करिए फास्ट। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ पंकज फॉर द ईयर दिस, कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डायरेक्टर फीस टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 3,000 टैक्सेबल है। अनडिस्क्लोज सोर्स से 12,000 रुपये की इनकम अदर सोर्सेस में आती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज नेट में गिवन है 33936, तो TDS को करके डिवाइडेड बाय 30 लेंगे, 48480 आएगा। वर्किंग नोट 1 देखिए, 100 माइनस TDS रेट जो आपको बताया था फॉर्मूला, डिवाइड बाय 17,200 करके। ठीक है, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। रॉयल्टी ऑन अ बुक रिटन बाय हिम, तो एज्यूमिंग कि वो ऑथर प्रॉपर नहीं है, साइड बाय साइड लिख दी होगी, तो अदर सोर्सेज में अगर आप प्रॉपर ऑथर एज्यूम करते हैं तो फिर PGBP इनकम में आएगा, क्योंकि फिर वो प्रोफेशन बन जाएगा। लेक्चर इन सेमिनार्स में अगर लेक्चर दिए जाते हैं वो ओकेशनल होते हैं, तो इस वजह से उसको हम अदर सोर्सेज की इनकम मानते हैं। इंटरेस्ट लोन गिवन टू अ रिलेटिव अदर सोर्सेज की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नेट ऑफ टैक्सेस 7,200, 10% TDS लगा होगा, तो ग्रॉस अमाउंट लेंगे, कितना आएगा 8,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कितना मिला है 500, ये एग्जेम्प्ट होता है। ये मैं आपको बता दूं, एक 10-15 आपके पास एग्जाम्पशन का सेक्शन है जिसमें 3500 रुपये तक का इंटरेस्ट अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है 2,200 रुपीज़, टैक्सेबल है। मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस 33,000 रुपये मिले अदर सोर्सेज की इनकम। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सारे प्रोविजंस यहाँ लिखे हुए हैं, इसे आप अपने आप करिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे देखने को हमें मिलता है। He paid 1,000 for typing the manuscript of the book written by him। तो यहाँ पर 9,000 रुपये रॉयल्टी इनकम है, 1,000 रुपये खर्चा भी आया, तो फिर 8,000 रुपये ही हम लेंगे। ठीक है।